सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ दयाल सिंह कॉलेज के पंजाबी विभाग के प्रोफेसर थापर जी का, जिन्होंने आज मुझे एक अनूठा अनुभव दिया। और ये अनुभव था कि पहली बार लगभग 3-4 घंटे मैंने पंजाबी भाषा में लगातार वक्तव्य सुने और मुझे सारी बातें समझ में आई। मुझे लगता था, दिल्ली रहते हुए मुझे 20 साल हो गए। 2004 में मैं शांति निकेतन से दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थी और मुझे लगता था कि पंजाबी बोलना बड़ी टेढ़ी चीज़ है और थोड़ी बहुत समझ लेना अलग बात है, पूरी भाषा समझना, पूरा वक्तव्य समझना बिल्कुल अलग बात है। लेकिन आज मेरी यह धारणा टूट गई। मैंने कई वक्ताओं को, जिनके नाम और जिनकी बातें हमने नोट की हैं, रविंदर सिंह जी को, डॉक्टर परमजीत कौर सिद्धू को, मनीषा बत्रा जी को, भावना पांडे जी ने तो खैर हिंदी में और अंग्रेज़ी में बोला था, लक्ष्मी देवी, राजेंद्र मेहता जी, और अंत में अभी जो नदीम साहब बोल के गए, वो तो खैर हिंदुस्तानी जवान है जो हमारे दिल के करीब है। तो वह सारी बातें हमारी समझ आई। और आपको बताते हुए मुझे थोड़ा सा आज का दृश्य और बार बार जिस तरह से मंच से आप लोगों को कहा जा रहा था, तो मुझे एक चिंता सता रही थी। और वो चिंता ये थी कि भाषा पर ये संगोष्ठी हो रही है और मातृभाषाओं पर हो रही है। इसके पीछे के कारण को जिस तरह से पूरी साहब ने बयान किया, मैं उस बीच आ गई थी जब ये बोल रहे थे। प्रोफेसर मंजीत यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कई चिंताजनक बातें रखी और इसके पीछे के इतिहास को बताया। लेकिन हम नई पीढ़ी को जिस तरह से देख रहे हैं कि भाषा को लेकर आपका जो लगाव और जुनून होना चाहिए, वह इस संगोष्ठी में कहीं ना कहीं कमतर नज़र आ रहा है। ध्यान रखिए, भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है। भाषा के आधार पर मुल्क बटा था और उसी की याद दहानी में हम आज ये मातृभाषा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं। कैसे रहे होंगे वो लोग जिनको अपनी भाषा से इतना प्यार होगा, इतना लगाव होगा कि एक बार बंटने के बाद भी थमे नहीं, धर्म के आधार पर बटे। और फिर जब उन्हें लगा कि धर्म पर्याप्त नहीं है, पूरी चीज़ नहीं है धर्म, असली चीज़ भाषा है, जिसके ज़रिए हम नॉलेज के, ज्ञान के तमाम अहद को, तमाम चीज़ों को खोलते हैं, तो उस भाषा के लिए वह जुनून, वह लगाव, वह पैशन, जिसके कारण एक नया देश उभर कर आया और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो कैसे रहे होंगे वो लोग, जुनूनी लोग, उनको एक बार याद कीजिए। और बहुत सारी बातें आज यहाँ की गई। मैं एक चिंता की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जो लोग लड़े, अपनी मातृभाषा के लिए लड़े, उसको बचाने के लिए लड़े, आज वो कहाँ खड़े हैं? ये सोचने की जगह है। और क्यों खड़े हैं? क्या वो खतरा हमारे लिए भी हो सकता है या किसी और देश के लिए हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। जिस भाषा को आधार बनाकर, जिनकी रहनुमाई में ये सारा आंदोलन खड़ा किया गया, लड़ाई लड़ी गई, देश बना, मुल्क बना, वह जब सत्ता में उन लोगों की सरकार आती है तो अधिनायकवाद की तरफ जाती है, डिक्टेटरशिप की तरफ जाती है, कुछ ऐसे फैसले लेती है जो जनतंत्र के खिलाफ जाते हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ जाते हैं। और आज अपने ही देश से दरबदर होकर शरणार्थी हो गए। लेकिन उनके पिताजी ने ही, यानी शेख हसीना के पिताजी ने ही, मुजीबुर रहमान ने ही ये लड़ाई लड़ी थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो सोचना चाहिए कि किन भाषा पर बात करते हुए किन खित्तों से हमें सावधान रहना चाहिए, किन जगहों से हमें थमना चाहिए, अपने को रोकना चाहिए। जनतंत्र एक व्यवस्था है, केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। भाषा का जनतंत्र भी होता है। भाषा के अंदर भी जनतांत्रिक व्यवस्था की रहनुमाई और उसके बचाव के लिए हम सबको कार्य करने की ज़रूरत है।
भाषा आप देखिए, एक उदाहरण देती हूँ मैं 2 साल तक सेंट्रल एशिया के एक देश में रही। वहाँ हिंदी के चेयर पर मेरी नियुक्ति थी, मैं विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर थी और मुझे हिंदी का चेयर स्थापित करना था कल्चर मिनिस्ट्री के तहत। मैं वहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत किया करती थी और अक्सर जब कोई वस्तु खरीदने जाती थी, बाज़ार जाती थी, तो दिक्कत पेश आती थी कि मुझे उस समय रूसी नहीं आती थी, ना ही मुझे तुर्कमेन आती थी। दोनों भाषाओं को मैं नहीं जानती थी और मैं हिंदुस्तान से गई थी। मेरे दिमाग में ये नक्शा था कि अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो आप दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये नक्शा टूट गया, ये भ्रम टूट गया। जब मैं सेंट्रल एशिया के उस देश में गई तो मुझे पता चला कि सिर्फ अंग्रेज़ी से ही आप आधी दुनिया को संप्रेषित नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, आधी दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ा हिस्सा, जो अंग्रेज़ी नहीं जानता। और यह भी एक मिथ है, किसी वक्ता ने कहा था, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, यह भी एक मिथ है कि अंग्रेज़ी उन लोगों की या उनकी मादरी ज़बान है। अंग्रेज़ी बहुत छोटे से हिस्से के लोगों की मादरी ज़बान है। सारे यूरोप की भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, चेक रिपब्लिक की भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, लेकिन हाँ, एक कम्युनिकेशन के लिए, व्यापार की सुकरता के लिए उन लोगों ने अंग्रेज़ी को अपनी भाषा बना रखा है। तो वहाँ जब मैं बाज़ार जाती थी तो मुझे किसी चीज़ को जब ख़रीदना होता था तो उसके साथ एक बुकलेट आती है सर्विस के लिए कि आप सर्विस कहाँ कहाँ उस वस्तु की करवा सकते हैं। तो सर्विस सेंटर में तमाम देशों की भाषाओं में सर्विस सेंटर्स का पता लिखा होता था। अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, हिंदुस्तान के सर्विस सेंटर को जब मैं देखती थी तो वहाँ अंग्रेजी में लिखा होता था। मेरे लिए संकट था, मैं कौन सी भाषा हिंदुस्तान के नाम पर ढूंढूं। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद, इंटरनेशनल प्रोडक्ट अगर कोई है और वह सर्विस सेंटर का पता दे रहा है, बता रहा है, दिल्ली में बता रहा है, तो अंग्रेजी में बता रहा है। मेरी उस समय इच्छा होती थी कि काश हिंदी में हो। तुर्कमेन जैसा एक बहुत कम पॉपुलेशन जिसको बोलती है, जनसंख्या जिसको बोलती है, उस भाषा में भी सर्विस सेंटर का पता लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में उस बुकलेट में जो दुनिया की लगभग 80-90 भाषाओं में वह बुकलेट सर्विस सेंटर लिख रही है, वह हिंदी में नहीं लिख रही। हिंदुस्तान, इंडिया में जो सर्विस सेंटर है उसका पता अंग्रेजी में लिख रही। तो भारत के बारे में एक कंसेप्शन है, ये धारणा है कि भारतीय अंग्रेजी समझ लेते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई इससे अलग है। अधिसंख्यक भारतीय ठीक से अंग्रेजी नहीं समझते, और ठीक से क्या, बिल्कुल अंग्रेजी नहीं समझते। और जो लोग समझते हैं उनमें भी एक बड़ी संख्या है जो बस समझ लेते हैं, बोलने में उनको दिक्कत है। और जिसे हम धारा प्रवाह अंग्रेजी कहते हैं, वैसे बोलने और उसमें काम करने वाले लोग कम संख्या में हैं, अल्पसंख्यक हैं। लेकिन फिर भी ये धारणा है कि भारतीयों के लिए सर्विस सेंटर का पता अगर अंग्रेजी में दे दोगे तो भारतीय सिर पटक के वो पता ढूंढ लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा, या नहीं समझेगा तो किसी से पूछ लेगा। आप चेन्नई चले जाइए ना, बस के नंबर, मेरा अपना अनुभव है, बस के नंबर वहाँ के स्थानीय डिजिट में लिखे हुए हैं। आपको दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि भाषा हम नहीं जानते और हम कैसे समझें कि ये कौन सा बस है और किधर जाएगा। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये इसलिए नहीं है कि ऐसी दिक्कत होनी चाहिए या एक देश में स्वाभाविक है, नहीं। ये दिक्कत भाषा को लेकर कुछ हमारी जो जड़ताएं हैं, जो जिसे हम कहते हैं, जो हमारा एक रूढ़िवादी नज़रिया है, उसके कारण है। यूँ तो हर भारतीय मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषिक है। और जब मैं भाषा में जनतंत्र की बात करती हूँ, भाषिक जनतंत्र की बात करती हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि फिर जनतंत्र के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ काम करती हैं, बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, और उनमें हायरार्कीज़ भी होती है, पदानुक्रम भी होता है, श्रेष्ठता और हीनता का बोध भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस हायरार्कीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। और ये टूटेगी कैसे? मेरी भाषा तुम्हारी भाषा से श्रेष्ठ है इसलिए
मेरी भाषा में ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया है, और हम तो संगम लिटरेचर वाले हैं, और हम तो प्रेमचंद वाले हैं, और हम तो सुरेंद्र पातर वाले हैं, या अमृता प्रीतम वाले हैं। ऐसे करने से नहीं टूटेगी। हम शरद चंद्र वाले हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर वाले हैं। ऐसे करने से नहीं टूटेगी। भाषा टूटेगी, भाषा का बैरियर टूटेगा प्रेम से, टॉलरेंस से, सहिष्णुता से। जितनी हिंदी हमारी है उतनी देश की सारी भाषाएं भी हमारी हैं, और हम उन भाषाओं को सीखने के प्रति एक ललक रखें। ये ललक सिर्फ रोजगार के लिए नहीं। मैंने यहाँ बहुत सुना, प्राय वक्ताओं ने कहा भाषा तब बचेगी जब भाषा में रोजगार होगा। नहीं, अगर भाषा की व्याख्या आप ऐसे करोगे कि भाषा तब बचेगी जब भाषा में रोजगार होगा, तो भाषा से आपका संबंध क्या है, मुझे ये पूछना पड़ेगा। अगर आप भाषा से सिर्फ रोजगार का संबंध स्थापित करना चाहते हो तो आप भाषा को प्यार नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। भाषा कभी सरकारों ने नहीं बचाई, जनता ने बचाई। सरकार रोजगार देगी तब हम भाषा सीखेंगे, ये बिल्कुल उल्टी धारणा है। भाषा लगाव की चीज़ है। भाषा समाज में कल्चराइजेशन का हिस्सा है, संस्कृतिकरण का हिस्सा है। हम कितने सभ्य हैं इसकी पहचान है कि हमें कितनी भाषाएं आती हैं। जब आप एक और भाषा सीखते हैं, जितनी भाषाएं आपको आती है उसके इतर जब आप एक और भाषा सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, एक नई दुनिया से परिचित होते हैं। आज मैं पंजाबी में इतनी बातें सुन रही थी और मुझे लगा कि मेरे भीतर कुछ पिघल रहा है, मेरे भीतर की जड़ता टूट रही है। जो एक बैरियर मैंने यहाँ बना रखा था कि मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं पंजाबी सुन के क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मैंने देखा मैं तो पंजाबी समझ रही हूँ, तो अगर ज़रा सा और कोशिश करूँ तो शायद बोल भी लूँ, बोलने का संकोच भी मेरा ख़त्म हो जाए। तो ये जो भाषा को जब आप जानते हैं तो केवल भाषा को नहीं जानते, उस पूरे परिवेश को जानते हैं, उस पूरे समाज को जानते हैं, उसके दुख दर्द को समझते हैं। पंजाबी लिटरेचर पढ़ने के बाद ही आप विभाजन के दर्द को सही सही समझ सकते हैं। विभाजन का दर्द उत्तर भारत का साहित्य पढ़ के आपकी समझ में नहीं आएगा। हिंदी में अगर पढ़ना है तो कृष्णा सोबती, कृष्ण चंद्र और कृष्ण बलदेव वैद, अमृता प्रीतम भी बहुत कुछ हम हिंदी वालों की हो गई है, तो इस्मत चुगताई, इन सब को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें विभाजन का दर्द नहीं समझ में आएगा। एक और चीज़ आपको बताऊं, अंग्रेज़ों की बात की गई, अंग्रेजियत की बात की गई, लेकिन दिलचस्प चीज़ क्या है, और हमारा साहित्य लेखन का जो कन्वेंशनल तरीका है, जो रूढ़िवादी तरीका है, वो कहाँ मार खाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ, इसलिए हिंदी लिटरेचर का हवाला दे रही हूँ। हम हिंदी लिटरेचर में जो मॉडर्न लैंग्वेजेस की जब बात करते हैं, यानी खड़ी बोली हिंदी की जब बात करते हैं, तो उसके इतिहास को शुरू करते हैं सन 1873 से भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ। और हम कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा एक पत्रिका निकाली, और उस पत्रिका में जो एडिटोरियल है, संपादकीय है, वह लिखा। उसमें लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। लेकिन हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी की पुरानी चाल तो थी। वो पुरानी चाल अमीर खुसरो से शुरू हुई थी, 1873 से नहीं शुरू हुई थी। आप जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बहसों को देखते हैं तो वहाँ बहस है खड़ी बोली हिंदी बनाम ब्रजभाषा, खड़ी बोली हिंदी बनाम उर्दू। ये झगड़ा है। खड़ी बोली का झगड़ा उर्दू से हुआ या ब्रज से हुआ, अंग्रेजी से कोई झगड़ा नहीं है। गजब है, कैसा इतिहास लिखा हमने। और जबकि स्थिति क्या है कि ग्रियर्सन ने जो भाषा सर्वेक्षण, जो भारत का पहला भाषा सर्वेक्षण था, ग्रियर्सन ने करवाया। भारत का भाषा सर्वेक्षण उनकी महत्वपूर्ण किताब है जिसमें 384 बोलियों और भाषाओं का जिक्र है। तो जो पहला भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया गया ग्रियर्सन के द्वारा, और उसमें उसने भारत की बोलियों और भाषाओं का अलग अलग कैटेगराइजेशन किया। उसके अंदर भारत की भाषाओं के बीच जो एक तरह का बहनापा था, उसके आधार पर उसने कोटियाँ और श्रेणियाँ बनाई, उस चीज़ को पहचाना। और एक और दिलचस्प चीज़ बताती हूँ,
अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी थोपी, जाहिर है कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया। काहे बनाया? अंग्रेजी पढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं। हिंदी और उर्दू और स्थानीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए, अपने अफसरान को सिखाने के लिए। अगर तुम्हें हुकूमत करनी है तो भारत की भाषाएं सीखो। आज गूगल क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी आबादी है, अगर यहाँ व्यापार करना है तो यहाँ की भाषा सीखो, स्थानीय बोलियों को सीखो, स्थानीय भाषाओं को सीखो, तभी आप जिंदा रह पाओगे, व्यापार कर पाओगे और मुनाफा कमा पाओगे। उनका कोई बहुत मिशनरी उद्देश्य नहीं है, लेकिन प्रकारांतर से वो हमारी ताकत को पहचानते हैं। ये अंग्रेज़ों ने भी पहचाना था। यहाँ की शिक्षा के जितने इंस्टीट्यूशंस थे, उसको नष्ट करने के लिए ज़रूरी था कि वह अंग्रेज़ सत्ता यहाँ बहुत क्रमिक ढंग से, बहुत चालाकी के साथ धीमे धीमे एक ऐसे जहर को, जो भाषाई श्रेष्ठता के नाम पर तैयार किया जा रहा था कि जो अंग्रेजी बोलते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं। अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारे देश में कुछ नहीं था, न ज्ञान था, न शिक्षा थी, न स्कूल था। ये समझाने के लिए हिंदुस्तानियों को उन्होंने अंग्रेजियत का एक ढांचा और भाषा के वर्चस्व का एक ढांचा खड़ा किया था। आप ध्यान रखिए कि अंग्रेज़ों के आने के पहले भी यहाँ संस्कृत पाठशालाएँ थी, मदरसा था, टोल थे, और उनका रिकॉर्ड है, गजेटियर्स है। अब मैं बंगाल से हूँ तो मैंने उन कुछ गजेटियर्स को देखा भी है। तो ये जो कोई पढ़ना चाहे तो बहुत आसानी से वो संख्या है, कोई दस्तावेज उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ये कहना कि अंग्रेज आए तो प्रोग्रेसिव चीज़ें आई, अंग्रेज आए तो रेलगाड़ी आई, अंग्रेज आए तो पश्चिमी शिक्षा आई, अंग्रेज आए तो कानून आया, ये कहना थोड़ा सा हाइपोथेटिकली मुझे लगता है कि ये ज्यादती है। अंग्रेज नहीं भी आते तो भारत आधुनिक युग में जाता, हाँ, बिना अंग्रेजियत के जाता। ये सच्चाई है। भारत की अपनी कोई ताकत होती जो उसके बीच से आती। जैसे बहुत सारी चीज़ों की एक प्रक्रिया होती है, मॉडर्नाइजेशन की भी एक प्रक्रिया है। भारत विश्व का हिस्सा है भाई। भारत अलग थलग कैसे रह सकता है जब दुनिया बदल रही है? हम अपनी भाषा के सहारे बदलते, अपनी बोली बानी के सहारे बदलते, हमसे ये मौका छीन लिया गया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बातचीत ख़त्म करूँगी। बहुत बातें हैं, लेकिन